हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सक्षम परपोषी अतिथि और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सक्षम परपोषी अतिथि का मतलब क्या है कि जिस सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करना होता है, उस सेल को डीएनए को ग्रहण करने के लिए सूटेबल बनाना, उपयुक्त बनाना, अर्थात उसमें इस प्रकार की ट्रीटमेंट देना उसको कि जिससे वो डीएनए को आसानी से ग्रहण कर सके, इसे हम बोलते हैं सक्षम परपोषी अतिथि। और इसके पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि डीएनए एक जलरागी यानी कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और इसको सेल मेम्ब्रेन से होकर सेल में पहुंचना है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो मुख्य लेयर होती है वो जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर होती है। और चूंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है अर्थात जल रागी मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये इस जल विरागी लिपिड बाइलेयर से पास होकर सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसीलिए कुछ विशेष विधियों की सहायता से सेल को ऐसा बनाया जाता है कि जिससे ये आसानी से डीएनए को ग्रहण कर सके। पहली विधि जिसका प्रयोग करके डीएनए को आसानी से सेल के अंदर प्रवेश कराया जाता है, पहली विधि में कोशिकाओं को कम ताप पर द्विसंयोजी आयन धनायन जैसे Ca++ के साथ ट्रीट करते हैं और इस कैल्शियम प्लस को, जो धनायन द्विसंयोजी धनायन है, उसको हम कैल्शियम क्लोराइड के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें उचित मात्रा से इसको उपचरित करते हैं और जिस डीएनए को उसमें पास करना होता है वो उसके साथ हम उसको यूज़ करते हैं। तो इससे डीएनए जो होता है वो कोशिका भित्ति में आसानी से प्रवेश कर जाता है। ऐसी सेल्स जिनमें डीएनए को पास करना है, उन सेल्स को कैल्शियम आयन यानी जैसे कैल्शियम क्लोराइड है उसके साथ बर्फ़ पर रखते हैं पहले, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं उसको और उसके बाद दोबारा से बर्फ़ पर रखते हैं। तो 42 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसको रखना, उसे हम बोलते हैं ताप प्रघात यानी कि हीट शॉक कहते हैं। और इस ट्रीटमेंट से जो डीएनए होता है वो आसानी से सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। द्वितीय विधि में जो जंतुओं में सामान्यतः यूज़ होती है, भ्रूण अथवा किसी कोशिका में जो डीएनए है उसको पास कराने के लिए माइक्रोपिपेट और माइक्रो मैनिपुलेटर का यूज़ करते हैं और डायरेक्ट डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से, माइक्रोपिपेट की सहायता से सीधे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, अंतःक्षेपित कर देते हैं। तीसरी विधि में जो सामान्यतः प्लांट्स में यूज़ होती है, इसमें टंगस्टन अथवा गोल्ड के पार्टिकल्स पर डीएनए का लेपन करते हैं अर्थात डीएनए से उसको कोट कर देते हैं। और एक मशीन होती है जिसका नाम होता है जीन गन। उस जीन गन की सहायता से इस डीएनए को डायरेक्ट ही उच्च वेग से इन टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स के थ्रू सेल के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसकी खोज प्रोफेसर स्टैनफोर्ड ने की थी 1987 में। इसको बायोलिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं, पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन मेथड भी बोलते हैं और खाली जीन गन मेथड भी कहते हैं। यह विधि मुख्यतः पादप के लिए उपयुक्त होती है। जो लास्ट विधि है, चौथी विधि है, उसके अंदर अहानिकारक रोगजनक संवाहकों की सहायता से डीएनए को एक सेल में प्रवेश किया जाता है। इसमें जब रोगजनक जो होते हैं, अहानिकारक रोगजनक, तो इन संवाहकों को जब सेल्स को संक्रमित करने दिया जाता है तो ये सेल्स के अंदर डीएनए को स्थानांतरित कर देती हैं। अब जो डीएनए पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रम है यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT का जो प्रक्रम है, उसमें सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ जो मुख्यतः डीएनए होता है उसको पृथक किया जाता है। जो डीएनए ट्रांसफ़र करना है, पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए, उसको भी पृथक किया जाता है। और जिस डीएनए के साथ उसको जोड़कर ट्रांसफ़र किया जाता है उसको भी पृथक किया जाता है। डीएनए का खंडन उसके बाद दोनों ही प्रकार के डीएनए को समान प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं जिससे उनके टुकड़े बनते हैं स्टिकी एंड युक्त।
फिर उसके बाद पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, इसे प्रवर्धन बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए खंड को, जो जाने वाला डीएनए, यात्री डीएनए, उसको प्लाज्मिड या किसी भी संवाहक के साथ जोड़ते हैं, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, आरडीएनए बनता है। और इस पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब परपोषी सेल और जीव में प्रवेश कराते हैं। और जब वो उसके अंदर पहुंचती है तो उसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है, जो उसके अंदर जो वेक्टर होता है, वो जब रेप्लिकेट करता है तो उसके साथ साथ बाहरी जीन भी रेप्लिकेट करती है और वो अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस करती है और एक्सप्रेस करके अपना उत्पाद बनाती है, जिसे बाद में प्राप्त कर लिया जाता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो पहला स्टेप है आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए का पृथक्करण। सभी कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। और हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर हम, यानी कि यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक कला। केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म के बाहर केंद्रक साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है और साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला के ऊपर सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। तो अगर हमें डीएनए को पृथक करना है तो हमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाकर इसमें से डीएनए को बाहर निकालना होता है, शुद्ध डीएनए प्राप्त करना होता है। डीएनए को प्राप्त करने के लिए पादप सेल को हम सेल्यूलेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जीवाणु सेल्स को लाइसोजाइम से ट्रीट करते हैं और अगर फंगल सेल है तो उसे हम काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ साथ आरएनए और अन्य मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ यूकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। अब इनको हटाने के लिए, प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज करते हैं, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम करते हैं और अन्य चीज़ों को हटाकर, विशेष प्रकार के एंजाइम से हटाकर अब डीएनए को पृथक किया जाता है। अब इन डीएनए को हटाने के बाद जो डीएनए बचता है, उस डीएनए में हम अब बहुत ठंडा यानी कि चिल्ड इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH मिलाते हैं, जिससे शुद्धिकृत डीएनए जो होता है अब वो अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और वो अलग हो जाता है। और इस शुद्धिकृत डीएनए को हम निलंबन में महीन धागों के रूप में दिखाई देता है हमें। तो यानी कि जो डीएनए होता है वो निलंबन में महीन धागों के रूप में दिखाई देता है। और इस शुद्धिकृत डीएनए धागों के रूप में हटाना जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। सेकेंड स्टेप जो है डीएनए खंडन। अब इस चरण में जो शोधित डीएनए है, जिस डीएनए को हमें पास करना होता है, जिसे हम पैसेंजर डीएनए यानी कि यात्री डीएनए कहते हैं, उसको और जो क्लोनिंग वेक्टर है जैसे प्लाज्मिड है, उन दोनों ही डीएनए को हम समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं। इसका काटने का फ़ायदा क्या होता है कि जो अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो चिपचिपे सिरे यानी कि स्टिकी एंड युक्त डीएनए खंडों का निर्माण करते हैं, जिससे इन दोनों के डीएनए को बाद में जोड़ना आसान हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना आसान हो जाता है। अब एगारोस जेल जो होता है, वैद्युत संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो इस एंजाइम का जो पाचन, एंजाइम द्वारा जो पाचन है, डीएनए के द्वारा जो डीएनए को कट करना होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, उसको कंट्रोल करता है। चूंकि डीएनए एक ऋणात्मक अणु होता है, इसलिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर गति करता है। तो दोनों प्रकार के डीएनए के साथ यही ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे दोनों प्रकार के डीएनए जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उन डीएनए के अंदर स्टिकी एंड होते हैं, चिपचिपे सिरे होते हैं। डीएनए का खंडन करने के बाद अब हम तीसरे स्टेप पर पहुंचते हैं, जिसमें पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रबंधन किया जाता है। इस पीसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसे कभी कभी पीपल चॉइस रिएक्शन भी कह देते हैं। आरडीटी में यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो वंचित जीन है, वंचित डीएनए है, उसके प्रवर्धन की आवश्यकता होती है। तो इस तकनीक में जो लाभकारी वंचित जीन है उसका पात्र माध्यम में यानी कि इन विट्रो यानी कि लिविंग सिस्टम से बाहर इन विट्रो विधि द्वारा उसकी बहुत सारी लगभग 1 अरब तक जो प्रतियां हैं वो प्राप्त किया सकता है। यह तकनीक जिसमें इन विट्रो डीएनए की असंख्य प्रतियों को बनाया जाता है,
पीसीआर कहलाती है। पीसीआर की खोज कैरी मुलिस ने 1983 में की थी। इससे पहले डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए क्लोनिंग प्रक्रिया का यूज़ किया जाता था, जिसमें एक का डीएनए जो लाभान्वित डीएनए, वांछित डीएनए, उनको किसी प्लाज्मिड में डाल दिया जाता था या किसी और क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया था और उस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में डाला जाता था। जब भी बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता था उसके साथ साथ प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करता था और प्लाज्मिड के ऊपर उपस्थित जो वांछित जीन या डीएनए होता वो भी रेप्लिकेट करता था। इससे उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती थी। लेकिन इस विधि के डेवलप होने के बाद अब जो मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं वो इस विधि द्वारा बनाई जाती हैं। कैरी मुलिस को 1993 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो पीसीआर है उसको एक ट्यूब में करते, इसे बोलते हैं एपेंडोर्फ ट्यूब बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम होता है वो पॉलीमरेज यूज़ किया था, लेकिन आजकल एक एंजाइम यूज़ किया था टैक पॉलीमरेज, इसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। और ये एक थर्मोस्टेबल यानी कि ताप प्रतिरोधी एंजाइम होता है, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया से प्राप्त होता है थर्मस एक्वेटिकस से, जो बहुत ज़्यादा 80-90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। इसीलिए इनका जो एंजाइम होता है वो भी उतने उच्च ताप पर भी सर्वाइव कर जाता है। इसका सिद्धांत क्या है कि पीसीआर का, कि उच्च ताप पर डीनेचुरेशन होता है, अर्थात इसमें जो डीएनए होते हैं, डीएनए के जो दो खंड हैं वो पहले अलग अलग होते हैं, इसे हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। फिर इन अलग हुए खंडों के सामने जो रज्जुक है या स्ट्रैंड्स है, इनके सामने टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। इसके सामने डीएनए की पूरक स्ट्रैंड बनते हैं, पूरक रज्जु बनते हैं, जिससे एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिर जब ये साइकिल अनेक बार रिपीट किया जाता है तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इनके सामने कॉपी बनाता है। अब यही जब साइकिल जब आगे चलेगा तो इससे भी दो बनेंगी, फिर ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इससे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये दो मॉलिक्यूल फिर आगे जब साइकिल चलाएंगे तो ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा। इसी प्रकार से साइकिल को कई बार चलाने के बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं, जो पीसीआर होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या काम करते हैं कि इसको उच्च ताप पर यानी कि अधिक ताप पर जो वांछित डीएनए होता है उसको हम एपेंडोर्फ ट्यूब में लिए जाते हैं। और इससे क्या होता है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर 80-90 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स पहले एक साथ थे, फॉर एग्जाम्पल डीएनए जो ऐसे थे, वो अब दोनों स्ट्रैंड्स इसके अलग हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन यानी कि निष्क्रियकरण या विकृतीकरण, यानी कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों ही स्ट्रैंड्स अब टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग। अब एनीलिंग में क्या काम करते हैं, एनीलिंग में हम काम क्या करते हैं कि यहां पर इसके 3 प्राइम एंड पर जो दोनों रज्जुक पृथक हुए हैं उस पर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर का अटैचमेंट कराते हैं। 3 प्राइमर सिरे से जुड़ जाता है ना, ये फॉर एग्जांपल ये 3 प्राइम है तो यहाँ ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जुड़ जाता है। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को जोड़ देते हैं और इसके साथ ये अब हाइब्रिडाइज हो जाएगा, अर्थात ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर का दोनों रज्जुक जो अलग अलग हुए हैं उसके साथ जुड़ना क्या कहलाता है, एनीलिंग कहलाता है। तीसरा होता है एक्सटेंशन यानी कि डीएनए का विस्तार। अब इस चरण में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है अब वो यहाँ से नया डीएनए आगे
बढ़ाना स्टार्ट करता है, यानी कि इसे एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंड करता है या नया डीएनए बनाता है, और इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। इससे क्या होता है, 1 से 2 कॉपी बनता है। तो पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन यानी कि निष्क्रियकरण यानी कि विकृतीकरण, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है डीएनए का विस्तार। और शुरू में जब ये टेक्निक डेवलप करी गई थी तो उससे पहले डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते थे, फिर घटाते थे, फिर दोबारा से बढ़ाते थे, फिर घटाते थे। तो चूंकि ये टेम्परेचर कम पे होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो इसको लगातार टेम्परेचर को घटाना और बढ़ाना पड़ता था। लेकिन जब टैग पॉलीमरेज एंजाइम की खोज हुई तो इसके बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि इसमें हायर टेम्परेचर पर भी ये काम कर जाता। तो इसलिए एक बार टेम्परेचर सेट करके जिस टेम्परेचर पर वो डीएनए सेपरेट हो जाते हैं उसको सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं। ठंडा क्यों करना पड़ता था इस प्रोसेस के लिए कि उस हाई टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज जो सिंपल डीएनए पॉलीमरेज होता है वो काम नहीं कर पाता था। लेकिन उच्च ताप पर जिस पर डीनेचुरेट हो रहा है, वो निष्क्रियकरण कर रहा है डीएनए, उसी टेम्परेचर पर अब टैग पॉलीमरेज काम कर पा रहा है। इसलिए जो इसके सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो अब उस हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। तो पहले क्या करना पड़ता था, पहले डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था, फिर इसके सिंथेसिस करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता था। तो पहले बढ़ाना फिर घटाना, यही प्रोसेस ऑल्टरनेटली करना पड़ता था। लेकिन टैग पॉलीमरेज चूंकि उच्च ताप पर भी काम कर जाता है, इसलिए जिस ताप पर वो डीनेचुरेट होता है डीएनए, उसी ताप पर टैग पॉलीमरेज जो होता है अब डीएनए का संश्लेषण करने लगता है, और डीएनए संश्लेषण करने के कारण अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें एक बार टेम्परेचर सेट करने पर और जो सब्सटेंसेस उसमें चाहिए वो डाल दिए जाते हैं और ये प्रोसेस अपने आप होता रहता है। अब 4th स्टेप है लाइगेशन ऑफ डीएनए इनटू द वेक्टर, यानी कि जो डीएनए खंड हमने तैयार करा है उसको अब वेक्टर से जोड़ना। जब हमने डीएनए खंड करा था तो डीएनए का खंडन करते समय हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया था। इससे क्या होता है कि जो दोनों प्रकार के डीएनए होते हैं उस दोनों प्रकार के डीएनए में स्टिकी एंड युक्त फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और इससे अब डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है दोनों को डाल दिया जाता है, दोनों डीएनए को एक साथ लाया जाता है और डीएनए लाइगेज एंजाइम उसके साथ डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए। इसके बाद जो बाहरी, अब जो सेकंड स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसमें क्या करते हैं हम, जो पुनर्योगज डीएनए है उस डीएनए को अब हम बैक्टीरिया सेल में या किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें हम जैसे अगर हमने प्लाज्मिड में डाला डीएनए को, तो अब प्लाज्मिड को हम किस में डालेंगे, जीवाणु में डालेंगे। तो जीवाणु में डाल करने के लिए हम कोई सी भी विधि जो हमने इससे पहले पढ़ी थी कि कैल्शियम वाली, जो कैल्शियम क्लोराइड लिया या लाइसोजाइम का यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ कि कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करने से या किसी भी ट्रीटमेंट का यूज़ करने से वो अब जो सेल होती है वो डीएनए को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हो जाती है, और जब वो डीएनए को सेल ग्रहण करने लगती है तो वो आसानी से डीएनए जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद जब वो इस बैक्टीरिया के अंदर बाहरी डीएनए भी प्लाज्मिड के साथ या क्लोनिंग वेक्टर के साथ एंटर कर जाता है, तो अब वो डीएनए अपने आप को वहां पर एक्सप्रेस करता है, और जब वो डीएनए एक्सप्रेस करता है, जो बाहरी डीएनए विजातीय डीएनए है वो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेस करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट होता है, जो हमारा इच्छित प्रोडक्ट होता है, इच्छित उत्पाद होता है, वो उसके अंदर अब बनने लगता है, जिसे हम बाद में निष्कर्षित कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जीवाणु या किसी भी पोषक कोशिका के अंदर डालने के बाद जो बाहर वाला डीएनए होता है, एलियन डीएनए होता है, विजातीय डीएनए होता है या पैसेंजर डीएनए है, वो अब इसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और अपना प्रोडक्ट बनाता है। और अधिकांश केसेस में जो वो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन को जो बाहरी जीन्स ने किसी पोषक कोशिका के अंदर जाकर बनाई है उसको हम पुनर्योगज प्रोटीन यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने उसके अंदर ट्रांसफर किया। टेक्नोलॉजी का नाम भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको हम पुनर्योगज प्रोटीन बोलते हैं। और प्रोटीन या कोई भी उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम उन सेल्स को कल्चर करते हैं, संवर्धन माध्यम में जाते हैं, और ये संवर्धन 2 प्रकार का होता है, बैच संवर्धन और सतत कंडीशन, यानी कि बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर जो होता है, इस प्रकार के जो संवर्धन है उसमें संवर्धन की जो सभी परिस्थितियां हैं या जो निर्माण है वो व्यवस्था जो है वो प्रारंभ में ही करनी पड़ती हैं।
एक बार प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद, उन परिस्थितियों को हम बाहर से बदल नहीं सकते, अर्थात उनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये एक बंद प्रकार का सिस्टम हो जाता है जिसमें हम बाहर से कोई परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं कर पाते। एक बार प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद जब वो प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे बाद में, लास्ट में, प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो कंटिन्यूअस यानी कि सतत संवर्धन है, इसमें हम क्या काम करते हैं, ये दीर्घ अवधि तक चलने वाला एक संवर्धन होता है। इसमें हम संवर्धन माध्यम में पोषक पदार्थ उसी मात्रा में मिलाते हैं जिस दर से उनका उपयोग हो रहा है, जिस दर से वो उपयोग हो रहा था। एक बार हमने सेट कर दिया, सेट करने के बाद जितना उपयोग हो रहा है उसमें हम थोड़ी देर बाद उसमें डालते रहते हैं। इससे नियमित समय अंतराल पर जो माध्यम है उसको हम पोषक पदार्थ डालते रहते हैं। दूसरी तरफ से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम अलग से निकालते रहते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जितनी मात्रा यूज होती है उसमें उतनी ही मात्रा हम उसको अलग से डालते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो जैव मात्रा होता है उसका उत्पादन जो होता है वो वांछित प्रोटीन का या जैव उत्पादन का वो अधिक मात्रा में होता है। और जो लाभकारी क्लोनित जो जीन होती है, उनका पोषण करने वाली जो सेल्स होती है, उनसे हम प्रयोगशाला में छोटे स्केल पर, छोटे पैमाने पर चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं संवर्धन माध्यम से, और उसको निकालते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं उसका, और उनको पृथक करके विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रोटीन का शोधन करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कम आयतन में जो संवर्धन है उसका जो उत्पाद हम प्रयोगशाला में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयोगशाला में लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वहां पर बहुत अधिक मात्रा में इन पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बायोरिएक्टर्स की आवश्यकता होती है, और उन बड़े बायोरिएक्टर्स में हम बहुत बड़े जैव मास को कल्चर कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, और उनसे हमारा जो वांछित प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो प्राप्त कर सकते हैं। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैव जो उत्पाद हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम सूक्ष्म जीवों की, पौधों की, जंतुओं के, मानव सेल्स को उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैविक उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं। जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनमें पुनर्योग्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे जो वांछित उत्पाद हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम उनको अनुकूल परिस्थितियां देते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों जैसे तापमान उनका जो चाहिए उसको वो दिया जाता है, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, और जो भी उन चीज़ों को जो उन्हें आवश्यकता होती है हम उनके लिए वो सभी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। सर्वाधिक जो प्रयोग में आए जाने वाला जो बायोरिएक्टर है वो विलोडन यानी कि स्टीयरिंग टाइप का होता है, जिसमें एक बीच में रॉड होती है जिसमें पंखे टाइप स्ट्रक्चर लगी होती है जो घूमते हैं, और जिससे जो वो पूरी जो मास होता है, कल्चर होता है, माध्यम होता है, वो घूमता रहता है, जिससे क्या होता है वो आसानी से एयर मिक्स हो जाती है, उसमें आसानी से जो चीज़ें उपलब्ध होनी हैं सबको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जो विडोलक बायोरिएक्टर है उसमें ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, एक घुमाने के लिए सिस्टम होता है जिसे एजिटेटर सिस्टम बोलते हैं, ऑक्सीजन तंत्र होता है, ताप को नियंत्रित करने वाला तंत्र होता है, झाग नियंत्रित कक्ष होता है, तंत्र होता है जो झाग को नियंत्रित करता है, पीएच को नियंत्रित करने वाला तंत्र होता है, और एक सैंपलिंग पोर्ट्स होते हैं, प्रतिचयन प्रद्वार होते हैं, जिससे संवर्धन में थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाली जाती रहती है, सामान जो हमें चाहिए वो निकालते रहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन जब हमें प्राप्त होने लगती है तो उसको हम निष्कर्षण करते हैं, उसको निकालते हैं, लेकिन जो इसके बाद एक और स्टेप बचता है जिसे हम बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन, यानी कि डाउन स्ट्रीम, इसको अनुप्रवाह संसाधन को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो हमें प्रोटीन या उत्पाद प्राप्त हुए हैं उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना और उसका प्रोसेसिंग करना, जिससे शोधन हो जाए, आसानी से वो सही हो जाए पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन बोलते हैं। तो इससे रासायनिक इंजीनियरिंग से जो
हमें वांछित उत्पाद की बड़ी मात्रा प्राप्त हो रही है इसमें बायोरिएक्टर्स की सहायता से, तो प्रक्रिया जब हम पूरी कर लेते हैं, उससे प्राप्त कर लेते हैं चीज़ों को, तो अब उस प्रक्रिया से जो उत्पाद हमें मिला है उसको शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त करना होता है। जो उसमें थोड़ी बहुत गंदगी होती है, उसमें जो मिक्सिंग होती है वो अलग हो सके, और इसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है। यह कार्य करने में क्या होता है कि पहले हम सेपरेट करते हैं और फिर उसके बाद प्योरीफाइड करते हैं, यानी कि चीज़ों को पहले अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं अगर उसमें कोई चीज़ मिक्स होती है, और उसके बाद उसको प्योरीफाइड करते हैं। और इससे सामूहिक रूप से दोनों को, किसको साफ करना भी, पृथक करना भी और साफ करना भी, हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात अब जो उत्पाद है उसका मार्केटिंग की जाती है, यानी कि विपणन किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, और कुछ उत्पादों में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, परिरक्षण मिलाए जाते हैं जिससे वो आगे जाकर खराब ना हो जाएं, और प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। और जो जैव संश्लेषित औषधियाँ हैं, जो हमें मेडिसिन प्राप्त होती है, उसमें हमें फॉर्मुलेशन पर, यानी कि उनके स्वरूपणों पर और चिकित्सीय परीक्षणों पर भी काम करना होता है, और उसका हम फॉर्मुलेशन देखते हैं और उसका चिकित्सीय परीक्षण करते हैं जीवों पर। इन सभी पदों से जो उत्पाद हमें मिलते हैं उनको कड़े गुणवत्ता टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और जब वो गुणवत्ता टेस्ट पर खरे उतर जाते हैं तब उनको लास्ट में नियंत्रण करने के बाद मार्केट में भेजा जाता है, और उनको अब सेल करने के लिए, बेचने के लिए आगे भेजा जाता है। तो इस स्टेप में, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में, जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको पहले हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके हम उसको साफ करते हैं, उसके लिए फिर मार्केटिंग के लिए तैयार करते हैं। जहाँ प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होती है वहाँ प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, और जो दवाइयाँ, औषधियाँ होती हैं उनको हम पहले उनका फार्मूलेशन करते हैं, और फार्मूलेशन करने के बाद उस पर चिकित्सीय परीक्षण करते हैं जिससे कोई उसका कल साइड इफेक्ट ना हो जाए, और उस करने के बाद जब वो खरे उतर जाते हैं प्रोडक्ट्स पर, तब उनको पैक करके बाजार में, मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए भेजा जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।